हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दरवाजे के खुलते ही तेज चंद्रमा की चांदनी ने उनके पूरे बदन को नहला दिया था। वो अभी बाहर की तरफ अपना एक कदम बढ़ा ही रही थी कि झोपड़ी के दरवाजे की छत पर से लटके हुए एक बड़े से अजगर ने अपना भयंकर बड़ा सा मुंह खोलकर उनकी तरफ एक जहरीली फुंफकार छोड़ते हुए अपना मुंह बढ़ा दिया। उस फुंफकार की लहर इतनी तेज थी कि एक पल के लिए उस गर्म आग जैसी हवा से शत्रुपा देवी के चेहरे के साथ साथ पूरा बदन झुलस गया था। शत्रुपा देवी ने अपने कदम झटके से पीछे लिए। अगर उन्होंने तेजी से अपने आप को पीछे की तरफ नहीं लिया होता तो शायद वो अब तक इस विशाल अजगर के मुंह में समा गई रहती। इस अचानक से आई हुई मौत को देखकर शत्रुपा देवी के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। वो अपनी ही जगह पर कांपने लगी थी। तभी उनके सामने एक हाथ पड़ता हुआ आया। चंद्रमा की इस रोशनी में उनको सहारा देने के लिए बढ़े हुए इस हाथ को उन्होंने गौर से देखा। ये हाथ उन्हें बहुत जाना पहचाना सा लगा। फिर उन्हें याद आया कि इस हाथ को तो वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। चारों तरफ से सर पर नाच रही इस मौत की घड़ी में भी इस हाथ को देखकर उनके डूबते हुए मन को जैसे तिनके का सहारा मिल गया था। उस हाथ को थामने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उस हाथ ने खुद आगे बढ़कर उन्हें तेजी से बाहर की ओर खींच लिया और झटके से छोड़ दिया। शत्रुपा देवी मुंह के बल बाहर आकर गिरी। घुटनों में बहुत तेज चोट लगी थी, लेकिन फिर भी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने उठने के लिए पहले अपना चेहरा उठाया। हाथों को ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि उन्होंने बर्फ की सिल्ली को छू लिया है। खून जमा देने वाले इस ठंड के एहसास से ही हाथ सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने पड़ी हुई उस चीज को देखा जिसे कि उनके हाथों में टच किया था। आंखों के सामने पड़े हुए लाश को देखकर उनकी एक जोरदार चीख निकल गई। चारों तरफ से सर पर मौत नाच रही थी और वो मौत भी ऐसी डरावनी और भयानक थी जिसको देखकर शत्रुपा देवी जैसी मजबूत दिल वाली औरत के भी होश उड़ गए थे। तभी अचानक से इस अंधेरे में उनकी मदद के लिए एक हाथ पड़ता हुआ आया, जिसने उन्हें इस अंधेरे से खींचकर बाहर रोशनी में लाकर पटक दिया था। शत्रुपा देवी अभी अपने आप को संभालकर उठने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने अपनी आंखों के आगे कफन में लिपटे हुए अपने पति की लाश को देखा। देखते ही देखते कफन में लिपटी हुई लाश बुरी तरह से सड़ने और गलने लगी। लाश के ऊपर से ओढ़ाया हुआ कफन जगह जगह से फटकर लाश की विकृत दशा को पूरी तरह से दिखाने लगा था। जहां झोपड़ी के बाहर पहले चांद की चांदनी छिटकी हुई थी और एक हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, वहीं अब धीरे धीरे आसपास के माहौल में एक मनहूसियत के साथ साथ सड़ी हुई दुर्गंध फैलने लगी थी। धीरे धीरे इस जगह को भी अब किसी नकारात्मक शक्ति ने अपने घेरे में ले लिया था। रात के अंधेरे में अगर हवा भी चलती थी तो पत्तियों की सरसराहट कानों के पास एक शोर सा मचाती थी। अब शत्रुपा देवी को इन पत्तियों की सरसराहट के साथ साथ दूर कहीं सियार और कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। एकाएक शांत माहौल में इस तरह से सियार और कुत्तों के रोने से मनहूसियों के साथ साथ डर का माहौल भी बन रहा था। शत्रुपा देवी ने गौर से अपने पति की लाश की तरफ देखा। वो आगे हाथ बढ़ाकर उनको छूना चाहती थी, उनके पास होने का एहसास महसूस करना चाहती थी, लेकिन अब अपनी आंखों से इस लाश की बुरी दुर्गति को देखने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके पति की मृत्यु तो हार्ट अटैक से हुई थी और अपने पति की लाश पहचानने में वो कोई भी गलती नहीं कर सकती थी। वो दावे के साथ कह सकती थी कि ये लाश उनके पति की ही है, लेकिन अभी जो उनके आंखों के सामने लाश पड़ी हुई थी उसने पल भर में ही अपना रूप ऐसा विकृत कर लिया था कि अब बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। जगह जगह से लाश को कीड़ों ने नोच कर खाया था और अभी भी उनके बदन पर सैकड़ों घिनौने कीड़े, छोटे छोटे काले सांप और बिच्छू रेंग रहे थे, जो कि बुरी तरह से इस लाश को नोच नोच और भी खतरनाक बनाने में जुटे हुए थे। अपने पति की लाश की ऐसी दुर्दशा देखकर शत्रुपा देवी की आंखों के आगे वो दिन लौट आया जब उनके पति को हार्ट अटैक आया था। वो बार बार यही चिल्ला रहे थे, कोई मुझे इन सांप बिच्छू से बचाओ। हॉस्पिटल ले जाने में उनकी डेथ हो गई थी और डॉक्टरों ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। शत्रुपा देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस साफ सुथरे बदन में कहाँ सांप बिच्छू है और कहाँ से उनके शरीर से वो हटाएं। लेकिन असली विडंबना तो हॉस्पिटल से लाश लेकर लौटते समय शुरू
हुई थी। हॉस्पिटल से घर लेकर आने तक के बीच में ही लाश की इससे भी ज्यादा बुरी दुर्गति हो गई थी, जिसके कारण लाश को घर भी नहीं लाया जा सका था। बीच रास्ते से ही उन्हें फ्यूनरल पार्लर हाउस के लिए भेज दिया गया था। शत्रुपा देवी उन्हीं दिनों में लौट गई थी। वो पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगी। एक एक करके तेजी से वो अपने पति के शरीर से इन कीड़ों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकालकर फेंकने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, छोड़ दो मेरे पति को। कीड़े को निकालकर बाहर फेंकने में ही अचानक से उनका हाथ उनके पलंग के साइड में रखे हुए बेड लैम्प से टकराया। लैम्प से उन्हें झटका लगा और शत्रुपा देवी होश में आते हुए तेजी से उठकर बैठ गईं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शत्रुपा देवी अपने सपने से जाग उठी थी। इस समय वो अपनी लग्जरियस बेडरूम में थी। बेडरूम में नाइट बल्ब की हल्की रोशनी फैली हुई थी और सब कुछ उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। शत्रुपा देवी में हाथ बढ़ाकर बेड स्विच से साइड लैंप ऑन कर दिया। पूरे कमरे में एक अच्छी खासी रोशनी हो गई थी, जिससे कि पूरा कमरा दिखाई पड़ रहा था। कमरा बिल्कुल साफ था, कहीं भी कोई भी सांप बिच्छू तो दूर, गंदगी और धूल भी नहीं थी। अपने आप को सुरक्षित अपने कमरे में पाकर शत्रुपा देवी को कुछ हिम्मत मिली। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने का प्रयास कर रही थी कि सही में वो अपने कमरे में ही है या फिर अभी भी किसी भ्रम में या फिर पुरानी झोपड़ी में ही है। होश में आने के बाद भी उनका बदन थर-थर कांप रहा था। उन्होंने अपने घुटने मोड़कर अपना सर उनके बीच में टिका दिया। हे भगवान, क्या ये एक सपना था? इतना बुरा सपना? शत्रुपा देवी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा था। सब कुछ कितना सजीव और आंखों के ही आगे हो रहा था। आज करीब 15-16 साल के बाद शमशेर फिर से मेरे सपने में आए थे। फिर से वही दिन लौट रहे हैं। ये बुरे सपने, इन बुरे सपनों ने तो मेरा पीछा छोड़ दिया था। तो फिर आज क्यों बरसों के बाद मुझे वही सपना दिखाई पड़ा? अब कौन सी अनहोनी होने वाली है? हे महादेव, मेरी मदद करो। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इन्हीं सब से इस खानदान के अंतिम चिराग को बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के इकलौते सहारे को भी अपने से इतना दूर रखा है। तो फिर क्यों ये सब हमारा पीछा नहीं छोड़ते? अब क्या करूं? मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु। 2-2 बार टूटकर मैं बिखर चुकी हूँ। पति की इस दर्दनाक मृत्यु के बाद अपने इकलौते जवान बेटे बहू की लाश देखना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से मैंने सिर्फ अर्जुन के लिए खुद को संभाला है और अब फिर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को नहीं समेट पाऊंगी। प्रतापगढ़ राजवंश का तो नामो निशान मिट जाएगा। शत्रुपा देवी घुटनों में अपना सर दिए हुए फूट फूट कर रो रही थी और भगवान से अपनी मदद के लिए गुहार लगा रही थीं। इस वक्त अगर कोई उनकी हालत देख लेता तो ये बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था कि ये वही शत्रुपा देवी है जिनकी एक आंख के इशारे से प्रदेश की सरकार तक हिल जाती है। वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में दिखाई दे रही थी। रोते रोते शत्रुपा देवी की हिचकियां बंध गईं और उन्हें प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने अपने सेलफोन पर समय देखा। सुबह के 4 बजने वाले थे। अभी जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उसको याद करके शत्रुपा देवी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी हिम्मत खुद से उठकर पानी लेने की भी नहीं हो रही थी। लेकिन सुबह सुबह उठकर जो वर्कआउट करने की उनकी आदत थी, किसी भी मौसम में जल्दी बिस्तर छोड़ देती थी, उसके कारण उन्हें अब बेड पर भी बैठा नहीं जा रहा था। कमरे में फुल स्पीड में एसी चलने के बाद भी उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। प्यास से अलग गला सूख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर तुरंत पानी नहीं मिला तो उनकी जान चली जाएगी। किसी तरह से हिम्मत करते हुए उन्होंने बेड के नीचे अपना पैर रखा और धीरे धीरे चलते हुए खिड़की के पास आई। झोपड़ी के दरवाजे को खोलने के बाद जो कुछ भी हुआ था उसकी याद आते ही अब उनकी हिम्मत खिड़की के दरवाजे को खोलने की भी नहीं हो रही थी। कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया और झटके से खोल दिया। एक ताज़ी हवा के ठंडे झोंके ने उनके पूरे शरीर को नहला दिया। उसी समय पास ही कहीं मंदिर में जोरदार शंख बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक पल के लिए तो शत्रुपा देवी शंख की आवाज़ से भी डर गई, लेकिन जब उनके कानों को ये एहसास हुआ कि ये मंदिर के शंख की आवाज़ है तो उस पवित्र ध्वनि को अपने अंदर समेटते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस पवित्र शंख की आवाज़ के साथ धीरे धीरे वातावरण में एक मधुर कंठ से निकले शिव स्तुति के स्रोत भी तैरने लगे।
एक पल के लिए तो शत्रुपा देवी शंख की आवाज से भी डर गई, लेकिन जब उनके कानों को ये एहसास हुआ कि ये मंदिर के शंख की आवाज है, तो उस रूहानी आवाज को अपने अंदर समेटते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मन में बहुत ज्यादा उलझन चल रही हो तो कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वही हाल इस समय शत्रुपा देवी का था। रात के सपने ने उन्हें इस तरह से उलझा दिया था कि वो बहुत घबरा रही थीं। इस कारण इस खूबसूरत सुहानी सुबह का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर बात वहां पर यह होती है कि हारे को हरि नाम। जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो अंत में उसे भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। पैलेस के ईशान कोण पर बने हुए इस मंदिर में सुबह सुबह कुलगुरु अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे। मंदिर में माइक लगा होने के कारण सुबह सुबह वहां के सारे मंत्रों के उच्चारण को महल में साफ साफ सुना जा सकता था। शत्रुपा देवी तो नए मॉडर्न कल्चर वाली औरत थी, ज्यादा पूजा पाठ में उनका भी मन नहीं लगता था। पर हाँ, अपनी सांस्कृतिक और विरासत के रूप में मिली हुई धरोहर को संभालना उन्हें आता था। इसलिए अभी भी इस पैलेस में वो डेली रूटीन के सारे काम होते थे जो कि उनके सास ससुर के समय में भी होते थे। खुद रोज पूजा नहीं कर सकती थी, इसलिए मंदिर में पुजारी अपॉइंट कर रखा था। इस पवित्र शंख की आवाज के साथ धीरे धीरे वातावरण में एक मधुर कंठ से निकले शिव स्तुति के बोल भी तैरने लगे थे। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। इस जाने पहचाने भजन के बोल जब उनके कानों में पड़े तो वो इस पर सोचने लगी। सच ही तो है, जब हम चारों ओर से परेशान हो जाते हैं तभी हमें अंत में भगवान की याद आती है। अपनी तरफ से मैंने इस श्राप से बचने के लिए और उसके इस अफेक्ट को खत्म करने के लिए सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अब केवल एक भगवान का ही रास्ता बचता है। कहा जाता है कि भगवान एक साथ सारे रास्ते नहीं बंद करता, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भी उम्मीद की एक छोटी सी ही सही लेकिन खिड़की तो जरूर खोल देता है। मुझे अब इस खिड़की वाले ऑप्शन पर अब जरूर सोचना चाहिए। आखिर कब तक मैं इस तरह से मेन प्रॉब्लम से भागती रहूंगी। काफी टाइम से विक्रम भी इंडिया आने को कह रहा है। आखिर मैं कब तक उसे बहाने बना बनाकर वहां पर रोके रखूंगी। उसकी जड़ें यहाँ पर हैं और उसका मन अपने घर वापस आने का है। इससे पहले कि विक्रम खुद से इंडिया आकर फिर से इन सब चीजों में हाथ लगाए या फिर कोई भी अनहोनी हो, उसके पहले मुझे खुद यहाँ का मैटर सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मुझे पहले की तरह इस समस्या का कोई सॉलिड सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, और मुझे इसके लिए कुलगुरु से बात करनी ही होगी। अब मैं इसे ज्यादा दिन तक के लिए टाल नहीं सकती। खिड़की पर खड़ी शत्रुपा जी अपने मन में सोच रही थीं। धीरे धीरे रात की भयानकता अंधेरे के साथ साथ इस राजमहल में फैली हुई मनहूसियत भी छंट रही थी। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती जा रही थी, इस मनहूसियत को समेटकर एक पवित्र वातावरण बना रही थीं। इस पॉजिटिव होली एनर्जी को अपने अंदर समेटने के लिए शत्रुपा देवी ने अपने आंखों को बंद करते हुए वहीं पर खिड़की के पास खड़े होकर ही अपने हाथ जोड़ दिए। हल्की हल्की आती हुई ठंडी हवा ने जैसे ही दिमाग पर से बोझ हटाना शुरू किया, इसी तरह से शत्रुपा देवी को भी धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो गई। इतना भी ध्यान नहीं रहा कि आज 9 बजे उनकी रॉयल्स बुंदेला जयपुर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। दिमाग में केवल कल रात का सपना और विक्रांत की सिक्योरिटी घूम रही थी। अब अपने पोते को इन सब चीजों की बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकती थीं। शत्रुपा देवी को खिड़की के पास काउच पर ही सोए हुए देखकर उनकी नौकरानी पारो ने धीरे से हिलाया। पारो उनकी नौकरानी होने के साथ साथ बचपन की सहेली भी थी। इस प्रतापगढ़ पैलेस में वो शत्रुपा देवी के साथ ही उनके पीहर से आई थी। इस कारण अभी तक इन दोनों के बीच में मालिक और नौकरानी का रिश्ता बन ही नहीं पाया था। इस राजमहल में लगातार हो रहे हादसे ने शत्रुपा देवी को घर परिवार सबसे अकेला भी कर दिया था। ऐसे में पारो उनकी सहेली होने के साथ साथ हमदर्द और राजदार भी थी। क्या है? हल्के से झुंझलाते हुए शत्रुपा देवी ने आंखें खोल दीं। वो तो तुम मुझे बताओगी कि आखिर ये क्या है? पारो ने शत्रुपा देवी की मौजूदा हालत पर इशारा किया। कहाँ क्या है? कुछ है क्या? एक तो शत्रुपा देवी रात भर सोई नहीं थीं, दूसरे डर से उनकी हालत भी खराब थी, और अभी भी पारो ने उन्हें हल्की नींद में से जगा दिया था। इसलिए वो पारो की बात समझ नहीं पाई थीं।
दरअसल पारो ने हाथों से इशारा शत्रुपा देवी की हालत पर किया था, लेकिन कुछ न समझते हुए शत्रुपा देवी तेजी से घबराते हुए उठकर बैठ गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि पारो उन्हें जमीन पर कुछ दिखा रही है या फिर काउच पर कुछ रेंग रहा है। काउच पर से उतरने के बाद भी जब शत्रुपा देवी के दिल का डर खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कपड़े को झाड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ उनके कपड़े पर चला गया है और वो उसे झटकने की कोशिश कर रही हो। पारो चुपचाप उन्हें ऐसा करते हुए देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर क्या रही है। दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे, कोई तो मेरी मदद करो। शत्रुपा देवी बार बार अपनी साड़ी झटकते हुए उसमें लगे हुए किसी चीज को निकालने की कोशिश कर रही थीं। शत्रुपा, पागल हो रही हो क्या तुम? ये क्या कर रही हो? यहाँ कुछ नहीं है। पारो ने धीरे से शत्रुपा देवी को समझाना चाहा, लेकिन शत्रुपा देवी को तो मानो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो इस तरह से अपनी साड़ी पर लगे हुए रेशम के वर्क को नोच कर फेंकना चाह रही थी जैसे कि उस पर कुछ लगा हुआ हो, कीड़े बिच्छू रेंग रहे हों। बस करो शत्रुपा, यहाँ कुछ भी नहीं है। पारो ने शत्रुपा देवी को कंधों से पकड़कर जोर से हिला दिया। पारो के हिलाने पर शत्रुपा देवी कुछ होश में आई और आंखों में सवाल लिए हुए पारो की तरफ देखने लगीं। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो तुमसे बस ये जानना चाह रही थी कि आखिर अपना बेड छोड़कर तुम यहाँ काउच पर क्यों सोई हो? और तुम हो कि? शत्रुपा देवी को इस तरह से घबराए हुए देखकर पारो ने उन्हें कंधों से पकड़कर फिर से काउच पर बिठाया। बस रात को ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ पर चली आई थी और पता नहीं कब यहाँ पर इतनी अच्छी नींद आ गई थी कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तुमने अचानक से जगाया तो घबरा गई थी। इधर उधर देखते हुए शत्रुपा देवी ने बहाना बनाया। बचपन से साथ रही पारो शत्रुपा देवी के हर एक हरकत से वाकिफ थी। वो समझ गई कि शत्रुपा देवी कुछ न कुछ छुपा रही हैं। चलो मान लिया शत्रुपा कि तुम सच कह रही हो कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम खिड़की के पास आई थी, लेकिन जिस तरह से तुम घबराते हुए उठी हो ये तो नॉर्मल नहीं था। सच सच बताओ, बात क्या है? पारो ने जैसे शत्रुपा देवी स्कैन करते हुए पूछा। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अरे सही बता रही हूँ, कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या, तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी। रात काफी टाइम तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। एसी के बावजूद भी उमस जैसी महसूस हो रही थी, गर्मी लग रही थी। पहले तो सोचा कि कुछ देर बगीचे में ही लेटती हूँ, मन हल्का हो जाएगा, लेकिन फिर अकेली जाती तो भी तेरे सवाल शुरू हो जाते और तू आराम से सो रही थी, इसलिए जगाना भी सही नहीं था। इसलिए बाहर ना निकलने को सोचकर यही खिड़की खोल लिया था। अब मुझे सपना थोड़ी आ रहा था कि मुझे यहाँ पर देखते ही तेरे सवालों की पिटारी खुल जाएगी, वरना मैं तो यहाँ सोती भी नहीं। शत्रुपा देवी तेजी से उठकर खड़ी हुई। चल कोई बात नहीं, तू बताना नहीं चाहती तो मैं भी तुझसे जोर दबाव देकर पूछूंगी नहीं। घड़ी देख, सुबह के 8 बज गए हैं और 9 बजे तेरे शायद रॉल्स बुंदेला में मीटिंग है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, सब तेरा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। पुलकित और समर्थ भी आ चुके हैं। शत्रुपा देवी की हालत को देखकर पारो ने भी ज्यादा कुछ कुरेदना सही नहीं समझा। ओ माय गॉड, अरे ओ मेरी प्यारी पारो, अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता? शत्रुपा देवी ने लगभग अपने सर को पीटने के अंदाज में कहा। अब क्या किया मैंने? पारो ने ना समझे में पूछा। अरे तूने तो मुझे ध्यान दिलाया, वरना मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि आज दोपहर के 1 बजे मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विक्रम के साथ मीटिंग है। पिछले 1 हफ्ते से वो वर्ल्ड वाइड टूर में निकला हुआ था। घड़ी को देखते ही शत्रुपा देवी तेजी से हरकत में आई। वर्कआउट का टाइम निकल चुका था, इसलिए तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाहर पारो उनके कमरे को साफ कर रही थी और वो अंदर तेजी से नहाते हुए काफी कुछ सोच रही थी। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके विक्रम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में होने वाली मीटिंग थी। आज से बड़ा जल्दी तैयार हो गई, वरना तुझे नहाने में भी कम से कम 1 घंटे का समय लगता था। शत्रुपा देवी को तेजी से बाथरूम से निकलते हुए देखकर पारो ने कहा। अरे हाँ, बताया तो, आज ऑफिस में विक्रम से मेरी मीटिंग है। अपनी कलाई पर घड़ी बांध देवी शत्रुपा देवी बोली। और इसीलिए कल रात उसके फोन का इंतजार करते हुए जाने कब तू सो गई, या फिर ऐसा हुआ कि सारी रात तुझे नींद नहीं आई, सुबह जाकर तुझे नींद आई है। ऐसी बात नहीं है, कल मेरी विकल्प से बात हुई थी। विक्रम थका हुआ था और आते ही सो चुका था, इसलिए उससे बात नहीं हो सकी। बाद में उसने रात में फोन करने को चाहा भी होगा तो मैं सो गई थी।
शत्रुपा देवी ने तेजी से जवाब दिया। सच में तू सो गई थी या फिर पूरी रात उसके फोन का इंतजार कर रही थी और फिर काउच पर बैठे बैठे ही तुझे सुबह में नींद ने घेर लिया था? पारो ने एक गहरी नजर शत्रुपा देवी पर डालते हुए कहा, जिनके चेहरे से उदासी छुपाए नहीं छुप रही थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी विकल्प से बात हो गई थी तो मैं रिलैक्स थी, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तू भी ना बिल्कुल पीछे पड़ जाती है। अच्छा, मेरा फोन मिल नहीं रहा था, विकल्प से बात करने के बाद यहीं कहीं रखा था। शत्रुपा देवी ने बात बदलना चाहा। यहीं कहीं रखा था या फिर विक्रम से बात न हो पाने के कारण गुस्से में कहीं फेंक दिया था? पारो ने कुछ जताते हुए शत्रुपा देवी के फोन के तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई। वहीं शत्रुपा देवी को पारो की बात सुनकर कल की सारी बातें जहन में ताजा हो गई थीं। करीब 2 या 3 साल से भी ऊपर हो चुके थे जब से विक्रम ने उनसे फोन पर ही बात करना छोड़ रखा था। कल भी लाख कोशिश के बावजूद भी शत्रुपा देवी की विक्रम से बात नहीं हो पाई थी। विकल्प ने कई बार फोन कॉन्फ्रेंस पर लेने की भी कोशिश की थी, जिससे कि कम से कम शत्रुपा देवी विक्रम की आवाज ही तो सुन ले, लेकिन विक्रम तो जैसे उनकी धड़कनों की भी आवाज पकड़ लेता था। उसने फोन काट दिया था। अपने फोन पर तो उसने शत्रुपा देवी का तो नंबर ही ब्लॉक करके रखा था और यही कारण था जिसके चलते विक्रम का नंबर कई दिनों से बंद आ रहा था और विकल्प को उससे मिलने उसके ऑफिस जाना पड़ा था। ये ले तेरा फोन, किस्मत इसकी अच्छी थी जो तेरे फोड़ने की चाह के बावजूद भी इस बार बच गया है। पारो ने शत्रुपा देवी के आगे उनका फोन बढ़ाया। फोन नीचे कारपेट पर फंसा हुआ मिला था। भगवान का शुक्र था, जोर से पटकने के बावजूद भी नर्म और मुलायम कारपेट होने की वजह से फोन सही सलामत था। मेरा तो जी चाहता है कि सबसे पहले तुझे ही उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन अफसोस मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। शत्रुपा देवी नाराजगी से बोली, मानती हूँ तेरे अंदर गुस्सा है, तो गुस्सा उसको दिखाना जो सच में तेरी इस हालत का जिम्मेदार है। पता नहीं इस बेजान फोन पर अपना गुस्सा उतार कर तुझे क्या मिलता है। जो तेरे इस गुस्से का हकदार है उसका तो तू नाम ही नहीं लेना चाहती। जो तेरे प्यार का हकदार है उसे तो तूने 7 समंदर पार भेज दिया है और जब वो यहाँ आना चाहता है तो तू उसे आने देना नहीं चाहती। आखिर तू चाहती क्या है? बस यही मुझे समझ में नहीं आता, पारो ने चिढ़ते हुए कहा। पारो की बात को नजरअंदाज करते हुए शत्रुपा देवी ने अपने फोन पर नजर डाली। इस पर तो रेड बैटरी शो हो रहा है। शत्रुपा झुंझलाते हुए बोली, चिंता मत कर, मैंने तेरा दोनों पावर बैंक चार्ज कर रखा है, ये ले और फोन भी चार्ज में लगा देती हूँ। जब तक तू नाश्ता करेगी तब तक तेरा फोन भी चार्ज हो जाएगा। तू बस नीचे चल, आराम से नाश्ता कर, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पारो तो जैसे उनके लिए हर समस्या का समाधान रखे हुए थी। पारो को अपना इतना ध्यान रखते हुए देखकर शत्रुपा जी के मन में गिल्टी सा फील होने लगा। आखिर पारो की कहीं कभी भी कोई गलती भी नहीं थी, बल्कि पारो तो हमेशा उनके सुख दुख में उनकी परछाई बनकर साथ खड़ी रही थी, जबकि जन्म जन्म साथ निभाने का वादा करके लोग बीच भंवर में अकेला छोड़ रहे थे। कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा पारो, इंतजार तो मेरे नसीब में लिखा गया है पारो। किसी को भी मेरा इंतजार नहीं, सबको उसी का इंतजार है, सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार है। कहते हुए शत्रुपा देवी की आंखें नम हो गई। इस शब्द इंतजार ने पारो के दिल को भी उस जाने पहचाने डर के एहसास से धड़का दिया था। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा पारो, इंतजार तो मेरे नसीब में लिखा गया है पारो। किसी को भी मेरा इंतजार नहीं, सबको उसी का इंतजार है, सिर्फ उसी का इंतजार है। कहते हुए शत्रुपा देवी की आंखें नम हो गईं। इस शब्द इंतजार ने पारो के दिल को भी उस जाने पहचाने डर से धड़का दिया था। ये क्या पागलों की तरह कह रही है तू? किसको किसका इंतजार है? पारो जैसे शत्रुपा देवी की बात समझ कर भी नहीं समझना चाहती थी। और नहीं तो क्या कहूँ पारो, सबको विक्रम के इंडिया आने का इंतजार है। विक्रम सिंह बुंदेला को भी इस चीज का इंतजार है कि मैं खुद अपने मुंह से उसे इंडिया आने के लिए कहूँ। जब तक मैं खुद उसे इंडिया नहीं बुलाऊंगी तब तक वो इंडिया नहीं आएगा। और अपनी बात मनवाने के लिए उसने मुझसे बात करना तक छोड़ रखा है। वो नहीं समझता कि मैंने आखिर क्यों उसे अपने से दूर करके रखा है। वो मेरे जीने का एकमात्र वजह है, फिर भी मैंने उसे अपने से दूर रखा है। आखिर इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। वो क्यों नहीं इसे समझने की कोशिश करता? ये 15 साल कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने कैसे बिताए हैं,
वो क्यों नहीं इसे समझने की कोशिश करता? वो चाहता है कि मैं उसे समझने की कोशिश करूं, जबकि ये नहीं जानता कि मैं उसे अच्छी तरह से समझ रही हूँ। ये लड़का अपने पापा और अपने दादा दोनों की तरह ही जिद्दी होता जा रहा है। जिस तरह से उन लोगों ने हमारी कुछ नहीं सुनी और अपने मन का ही किया, उसी तरह से ये भी अपनी मन मर्जी पर उतर गया है। मुझसे बात ना करके अपना गुस्सा दिखाना ये उसका नहीं, उसके पापा और उसके दादाजी का भी तरीका था। इसी तरीके से इन लोगों ने भी मुझसे अपनी बात मनवाई थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। थोड़ी देर की खुशी के लिए मैं पूरे जीवन भर का दुख अपने लिए नहीं लिख सकती। शत्रुपा बेबी गुस्से में बोले जा रही थी। ऐसी बात नहीं है शत्रुपा, तू हर बात का उल्टा ही क्यों सोचती है? उससे बात करने की कोशिश तो कर। इतने दिन से वो घर परिवार सबसे दूर रहा है। उसका भी दिल करता होगा कि अपने देश आए, अपने घर परिवार में, अपने लोगों के बीच आए। जब वो कह ही रहा है तो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही बुला ले और फिर वापस भेज देना। आखिर उसका काम भी तो वहीं विदेश में ही जमा हुआ है ना। आखिर अपना काम छोड़कर वो कितने दिनों तक यहाँ रह सकेगा? पारो ने शत्रुपा देवी को समझाते हुए बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा। ऐसा कुछ नहीं है पारो, ऐसा तुझे लग रहा है कि वो अपने घर परिवार, अपने रियासत और अपने देश में वापस कुछ दिन के लिए मिलने के लिए आना चाहता है, जबकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये इंडिया क्यों आना चाहता है। शत्रुपा देवी एक अजीब सी बेचैनी के साथ अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोली, अच्छा तो ठीक है, तब तू ही बता दे मुझे, जब वो अपने घर परिवार और देश से मिलने नहीं आना चाहता तो फिर आखिर क्यों आना चाहता है इंडिया? पारो ने भी आराम से पूछा। वो इंडिया सिर्फ इसलिए आना चाहता है कि फिर से वो राजगढ़ मेडिसिटी प्रोजेक्ट पर हाथ लगा सके, उस राजगढ़ मेडिसिटी प्रोजेक्ट पर जिसके कारण इसके दादाजी की, उसके पापा की, इसकी माँ की और ना जाने कितने हमारे परिवार के लोगों की जान गई। अपनी बेचैनी में शत्रुपा देवी बोले गईं, ये क्या कह रही है तू शत्रुपा? होश में तो है ना? किस मेडिसिटी प्रोजेक्ट का तूने नाम ले लिया? तू जानती है ना वहाँ पर क्या है? तू जानते समझते हुए उसे ऐसा करने कैसे दे सकती है? उसे इस तरह आग से खेलने क्यों दे सकती है? पारो को जबरदस्त हैरानी थी। मैं तो सब जानती हूँ और समझती भी हूँ, इसीलिए तो कलेजे पर पत्थर रखकर उसे अपने से दूर रखा है। लेकिन वो ना कुछ जानता है और ना कुछ समझने को तैयार है। इस प्रोजेक्ट से ही दूर रखने के लिए मैं उसे इंडिया आने से मना कर रही हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ठंडे बस्ते में रखकर बंद कर दिया था, लेकिन वो फिर से इसे रीओपन करवाना चाहता है। वो इंडिया हम लोगों से मिलने के लिए आना नहीं चाहता, बल्कि वो यहाँ सिर्फ आग से खेलने के लिए आना चाहता है। उस आग से खेलने के लिए आना चाहता है जिस आग में पहले ही मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार जल चुका है। तू तो जानती है, इन्हीं सब चीजों के लिए मैंने उस लड़के विक्रांत को भी यहाँ से दूर किया। बहुत मुश्किल से मैंने अपने विक्रम को बचाया है और मैं अपने जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपने विक्रम को इस आग से खेलने नहीं दूंगी। भले ही विक्रम के इंतजार में मेरी आंखें खुली की खुली रह जाएं, लेकिन फिर भी मैं कभी भी विक्रम को इंडिया आने की परमिशन नहीं दूंगी। शत्रुपा देवी एक मजबूत डिसीजन लेते हुए बोली। पारो कहीं ना कहीं शत्रुपा देवी की बातों को कम्प्लीटली अग्री कर रही थी। वो भी ये जरूर चाहती थी कि विक्रम राजगढ़ आए, लेकिन वापस अगले घर परिवार में आए। इस तरह से आग से खेलने के लिए नहीं आए। उस जमीन के, उस प्रोजेक्ट के लिए तो बिल्कुल न आए। पर विक्रांत का नाम इतने सालों के बाद सुनकर वो कुछ असहज सी हो गई थी। सच कहूँ तो मेरे दिल को भी उस दिन का इंतजार है जब मेरा पोता 15 साल के बाद इंडिया आएगा। 3 साल हो गए, विक्रम को मैंने वीडियो कॉल पर भी नहीं देखा, ना ही मैंने उसकी आवाज भी सुनी। इन कानों को अभी भी उसकी आवाज सुनने का इंतजार है। ऐसा लगता है कि अभी कहीं से निकल कर आएगा और कहेगा, बड़ी माँ सा आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए, मुझे भूख लगी है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि कभी कभी इन शब्दों को सुनने की चाह लिए ही आंखें न बंद हो जाएं। शत्रुपा देवी तो जैसे अपना दिल खोलकर पारो के सामने रख रही थीं।